साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत में जो विभिन्न सुल्तानों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तमाम जो विभाग बनाए थे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस क्लास में। तो यहाँ पे देखिए एक लिखा है विभाग, दूसरा है निर्माता। ठीक, तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। तो यहाँ पे देखिए जो पहला विभाग दिया है, जो पहला विभाग है वह है दीवान ए आरिज। ठीक, इसको बनाने वाले थे बलबन। ठीक, ध्यान दीजिए, दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना करने वाले थे बलबन। अब दूसरा विभाग यहाँ पे है दीवान ए वकूफ। दीवान ए वकूफ विभाग के संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। दीवान ए वकूफ विभाग की जो स्थापना किया था वह शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। उसके बाद अगले जो सुल्तान थे उन्होंने जो विभाग बनाया वह था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज विभाग के जो संस्थापक थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तखराज विभाग के जो संस्थापक थे उनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अगला विभाग है कि दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक, अब देखिए एक और विभाग आता है दीवान ए अमीर कोही। दीवान ए अमीर कोही विभाग के जो संस्थापक थे उनका नाम था शासक का मोहम्मद बिन तुगलक, अर्थात एम बी टी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और विभाग आ गया दीवान ए रियासत, सॉरी दीवान ए सियासत। दीवान ए सियासत, दीवान ए सियासत की स्थापना करने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दीवान ए रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की और दीवान ए सियासत विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। आपको यहाँ पे डिफरेंट समझना होगा। ठीक, दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी और दीवान ए सियासत विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक, अब अगला विभाग देखिए, अगला विभाग है दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान विभाग के जो संस्थापक थे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अगला विभाग देखिए, अगला विभाग है इमलाक विभाग। इमलाक विभाग के संस्थापक थे फिरोज तुगलक। ठीक, अब अगला विभाग देखिए, अगला विभाग है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात विभाग के संस्थापक थे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक, अब यहाँ पे एक विभाग और आ जाता है दारुल शफा। दारुल शफा विभाग के जो संस्थापक थे विभाग के उनका नाम था फिरोज तुगलक। अब यहाँ पे एक विभाग और आ गया, देखिए वकील ए सुल्तान। वकील ए सुल्तान विभाग के जो संस्थापक थे उनका नाम था नासरुद्दीन महमूद तुगलक द्वितीय। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो विभिन्न विभाग बनाए गए थे विभिन्न सुल्तानों द्वारा उसकी चर्चा हमने की। तो अब आप चलते हैं अगले टॉपिक पर। देखिए यहाँ पे कारखाना दिया है। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विभिन्न सुल्तानों ने आवश्यकता को समझते हुए जो कारखाने बनाए, अब उसके विषय हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए कारखाना दिया है। ठीक, कारखाना, तो यहाँ पे दिया है प्रमुख, अर्थात कारखाने का जो प्रमुख था उसे कहा जाता था मुतसरिफ। ठीक, जो कारखाना होता था दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ठीक, तो उसका जो प्रमुख होता था उसे कहा जाता था मुतसरिफ। ठीक, यहाँ पे देखिए एक इतिहासकार बर्नी कहीं कहीं यह उल्लेख करता है कि फिरोज शाह तुगलक ने
पहले के कारखानों का बर्नी ने यत्र तत्र फिरोज शाह तुगलक के पहले के कारखानों का उल्लेख किया था, परंतु कारखानों का विस्तृत रूप से अगर उल्लेख किया है कोई तो वह करने वाला था इतिहासकार अफीम। ठीक, यहाँ पे बर्नी ने जो उल्लेख किया है उसके रचनाओं में कहीं कहीं यदा कदा कहीं फिरोज शाह तुगलक के शासन के पहले जो शासक थे उन्होंने जिन जिन कारखानों की स्थापना की थी उसका उल्लेख कहीं न कहीं मिलता है, लेकिन अगर कारखानों के बारे में विस्तृत उल्लेख की बात कोई किया है तो वह इतिहासकार था अफीम। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक किताब आ गई है ममालिकुल अबसार। क्या है? ममालिकुल अबसार। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शिहाबुद्दीन अल उमरी। शिहाबुद्दीन अल उमरी ने ममालिकुल अबसार नामक पुस्तक की रचना की है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल के रेशम कारखानों का उल्लेख किया है। ठीक, अगर यहाँ पे कोई प्रश्न बने तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय जो रेशम के कारखाने थे उसका उल्लेख किस इतिहासकार ने किया है या किस लेखक ने किया है, तो उसका नाम है शिहाबुद्दीन अल उमरी। ठीक, अगर फिर यहाँ पे थोड़ा प्रश्न घुमा दे कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में रेशम कारखानों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो ममालिकुल अबसार में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न जो बन रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए आगे जो लिखा है, आगे लिखा है कि मोहम्मद तुगलक ने एक वस्त्र निर्माण शाला की स्थापना की। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने एक वस्त्र निर्माण खाना की या निर्माणशाला की स्थापना की जहां रेशमी कपड़े बुनने वाले 4000 जुलाहे कार्यरत थे। ठीक, यहाँ पे उल्लेख जो मिलता है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक कपड़ा बनाने का कारखाना स्थापित किया था जहां पर रेशमी कपड़े बनाए जाते थे, बुने जाते थे और उस कारखाने में 4000 जुलाहे काम करते थे। ठीक, अब देखिए बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के समय की। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो मुतसरिफ होता था, जो कारखाने का प्रमुख था, उसका नाम था ख्वाजा अबुल हसन। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो कारखाने का प्रमुख था वह कौन था, तो उसका नाम था ख्वाजा अबुल हसन। ठीक, आगे लिखा है कि फिरोज के समय कारखानों की संख्या 36 थी। ये भी प्रश्न बना है कई बार कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के समय कारखानों की संख्या कितनी थी, तो कारखानों की संख्या थी 36। ठीक, अब आगे लिखा है कि अफीफ इतिहासकार जो कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक कहा करता था कि सांसारिक राज्य में 2 उत्तम मोती 2 उत्कृष्ट गुणों सहित हैं। जो 2 उत्तम मोती हैं उसमें नाम लेता है एकता एवं कारखाना। ठीक, 2 उत्तम गुणों सहित है, अर्थात अफीफ यह बताने का प्रयास करते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक था वह अक्सर कहा करता था कि संसार में राज्य के 2 मोती हैं। ठीक, जो दोनों मोती हैं तो जो दोनों मोती हैं वो दोनों मोती का जो नाम है उसे कहा जाता था एकता और कारखाना। ठीक, क्योंकि जो मोती होता है वहां से काफी धन प्राप्त होता है, तो जो कारखाने होते हैं यहाँ से भी तमाम प्रकार की आय राज्य को मिलती है। इसीलिए एकता और कारखाना को फिरोज शाह तुगलक ने मोती के रूप में उल्लेखित किया है। आगे कहता है फिरोज शाह तुगलक कि एक कारखाने के मुतसरिफ पद सुल्तान नगर के सूबेदार से कम नहीं था। आगे फिरोज शाह तुगलक कहता है
कि जैसे प्रांतों में लाखों का लगान एकत्रित होता है, इसी प्रकार लाखों कारखानों में एकत्रित होते हैं। मेरे एक कारखाने का उत्पादन मुल्तान नगर के उत्पादन से कम नहीं था। तो इस तरीके से कारखानों के विषय में फिरोज शाह तुगलक अक्सर कहा करता था। तो यहाँ पे देखिए आगे फिरोज शाह तुगलक ने निर्देश जो फिरोज शाह तुगलक है वो सबको निर्देश देता है कि उम्दा कारीगरी वाली वस्तुएं जिस दाम पर खरीदे जाएं और जिस दाम पर बेचे जाए उसका भी उल्लेख यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक करवाना चाहता है। आगे लिखा गया कि बताया जाता है कि उसके लिए एक जोड़ी जूता 70 टंका में खरीदा गया था। फिरोज शाह तुगलक बताता है कि उसके समय में उसके लिए एक जोड़ी जूता आया था, खरीदा गया था, जिसका दाम था 70,000 टंका। ठीक। अब देखिए लिखा एक इतिहासकार आते हैं, उनका नाम है इरफान आफी। इन्होंने कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने जो उसके समय में कारखाने बनाए गए थे उसको 2 भागों में बांटा था। ठीक। जो पहले प्रकार का कारखाना था उसे कहता था राबती। ठीक। ये जो राबती कारखाना होते थे इनमें कार्यरत कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। ऐसे कारखानों का वार्षिक अनुदान निश्चित था। राबती कारखानों में पील खाना, आबदार खाना, पायगाह खाना और सग खाना, सुतुर खाना, ये तमाम प्रकार के जो कारखाने होते थे ये राबती कारखाने होते थे। ये भी कई बार प्रश्न बना है कि राबती कारखाना क्या है। तो राबती कारखाना जो होता था यह सरकारी कारखाना होता था। ठीक। इसमें जो कर्मचारी काम करते थे इनको सरकार की तरफ से अर्थात शासक की तरफ से या राज्य की तरफ से निश्चित वेतन दिया जाता था। ठीक। ऐसे कारखानों की मरम्मत के लिए या फिर किसी और काम के लिए अगर मशीन की बढ़ोतरी करनी है तो सरकार की तरफ से इन्हें हर वर्ष उसकी आवश्यकता अनुसार अनुदान भी दिया जाता था। तो यहाँ पे कुछ सरकारी कारखानों का नाम दिया गया है जिसमें पील खाना का नाम दिया गया है, आबदार खाना है, पाय खाना है, सग खाना है और सुतुर खाना। ये जितने कारखाने यहाँ पे है सब के सब सरकारी कारखाने हुआ करते थे। अब देखिए जो दूसरे प्रकार का कारखाना है फिरोज शाह तुगलक के समय में उसका यहाँ उल्लेख किया गया गैर राबती कारखाना। अब गैर राबती कारखाना है, इसमें देखिए इसमें निश्चित वेतन का प्रावधान नहीं था। जो गैर राबती कारखाना है इसमें जो कर्मचारी काम करते थे इनको जो वेतन दिया जाता था इसकी कोई निश्चितता नहीं थी, अर्थात ठेकेदारी प्रथा थी। तो यहाँ पे जो इक़्तिदार होते थे उनके माध्यम से ये कारखाना चलाया जाता था। जो जितना काम करेगा उसी हिसाब से उसको यहाँ पे वेतन दिया जाता था। अब देखिए जो गैर राबती कारखाना है उसका यह नाम दिया है कि जामदार कारखाना, आलम खाना, फराश खाना, रिकाब खाना, ये तमाम प्रकार के जो कारखाने हैं इन्हें गैर राबती कारखाना कहा जाता था। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ पे देखिए राबती और गैर राबती कारखाने के बाद कुछ और कारखाने का नाम दिया है जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शामिल थे। वो प्रमुख कारखाने में इसमें देखिए तो यहाँ पे दिया है आबदार खाना। ये जो आबदार खाना है यह संबंधित जल के प्रबंधन का काम यह करता था, अर्थात जल के प्रबंधन से संबंधित जो कारखाना होता था उसे आबदार खाना कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा कारखाना दिया है वह दिया है कूर खाना। जो कूर खाना होता था यह शाही शस्त्रागार होता था, अर्थात जो राज्य के लिए या शासक के लिए जो अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करते थे वो कारखाना कहलाता था कूर कारखाना। ठीक। अब देखिए जो तीसरे प्रकार का कारखाना है उसे कहा गया यहाँ पे आलम खाना।
आलम खाना का मतलब होता है पताकाओं से संबंधित कारखाना, अर्थात जो झंडे बनाए जाते थे राज्य में उससे संबंधित जो विभाग था उसे आलम खाना कहा जाता था। अब देखिए यहाँ पे दिया है ऐबक। ऐबक जो था, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक माना जाए कि, तो यहाँ दिया ऐबक के ध्वज पर नवोदित, ऐबक के ध्वज पर नवोदित चंद्रमा और परदार सर्प या शेर चित्रित होता था। ठीक, वहीं फिरोज शाह तुगलक के ध्वज पर परदार सर्प की आकृति मिलती है। यहाँ पे दो शासक का नाम दिया है, एक शासक का नाम दिया है ऐबक, ठीक, और दूसरे शासक का नाम दिया है फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे यह बताया गया है कि जो ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके समय जो झंडे बनाए जाते थे उस झंडे पर एक उगता हुआ चंद्रमा अंकित होता था। उसके बाद परदार सर्प या शेर का चित्र उस पर अंकित किया जाता था। वही फिरोज शाह तुगलक के समय में जो झंडा बनाया जाता था उसकी चर्चा यहाँ की गई है कि उसके झंडे पर परदार सर्प की आकृति अंकित की जाती थी। अब देखिए जो चौथे प्रकार का कारखाना यहाँ पे है उसकी चर्चा है कि जामदार खाना। जो जामदार खाना है कारखाना, इस कारखाने में वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। ठीक, अब पांचवें प्रकार का जो कारखाना है इसे कहा जाता था रिकाब खाना। ये जो रिकाब खाना है यह घोड़े की जीन से संबंधित थी, अर्थात जिस कारखाने में घोड़े की जीन बनाई जाती थी उसे कहा जाता था रिकाब खाना। अब देखिए छठे प्रकार का कारखाना यहाँ दिया है कि नफर। नफर क्या है? नफर ऊंटों के कारखाने को कहा जाता था, अर्थात ऊंटों के कारखाने को नफर कहा गया। ठीक, अब सातवें प्रकार का जो कारखाना है यह था पील खाना। पील खाना अर्थात गजशाला, अर्थात जो हाथियों की से संबंधित कारखाना होता था उनसे जो सामान बनाए जाते थे उनके लिए, ठीक, वह पील खाना कहलाता था। ठीक, अब देखिए आठवें प्रकार का जो कारखाना है यह है पायगाह। जो पायगाह कारखाना है इसमें अश्वशाला से संबंधित जो सामान बनाए जाते थे वह पायगाह कहा जाता था। अब देखिए नौवें प्रकार का जो कारखाना है इसे जरगर खाना कहा जाता था। ये जो जरगर खाना था यह आभूषणों से संबंधित कारखाना हुआ करता था, अर्थात जहाँ पे आभूषण बनाए जाते थे उसे जरगर खाना कहा गया। ठीक, तो इस तरीके से आपको जितने कारखाने यहाँ दिए गए हैं उन सबको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे केवल कारखाने का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि यह कारखाना किससे संबंधित है। जैसे अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न बन गया कि जरगर खाना किस कारखाने से संबंधित है, तो आपको समझना है कि यह आभूषण से संबंधित कारखाना होता था। ये बहुत बार प्रश्न बना कि पील खाना संबंधित है तो गजशाला से, नफर संबंधित है ऊँटों के कारखाने से, ठीक, आलम खाना किससे संबंधित है, पताकाओं से संबंधित है। तो इस तरीके से आपको हर बिंदुओं पर ध्यान देना है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।